17 अगस्त 1997 को रॉब पार्कर और कुछ दूसरे डाइविंग एक्सपर्ट्स एक एक्सपेडिशन पर निकले थे फोर शार्क ब्लू होल की तरफ। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने मेन टारगेट से आगे एक्सप्लोर करने की कोशिश की, सब कुछ एक डरावने नाइटमेयर में बदल गया। जब उन्हें एहसास हुआ कि अब जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा, तो उसके दोस्त अपनी जान बचाने के लिए तेजी से ब्लू होल से बाहर निकल गए, लेकिन रॉब को पीछे छोड़ दिया, अकेला, मौत के मुंह में। ये कहानी है दुनिया की सबसे खतरनाक ब्लू होल की, जो आज भी डाइवर्स को डराती है। रॉब पार्कर, जो कि बोर्नमथ, इंग्लैंड से थे, एक पैशनेट क्लाइंबर थे। उन्हें हाइकिंग के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि डॉर्सेट कोस्ट लाइन के क्लिफ्स ही उनके लिए काफी थे। लेकिन रॉब सिर्फ ऊंचाइयों पर चढ़ने से सैटिस्फाई नहीं थे। उनका असली जुनून धरती के नीचे था, और यहीं से शुरू हुआ उनका केव एक्सप्लोरेशन का सफर। शुरुआती दिनों में उन्होंने मशहूर ब्रिटिश केव डाइवर मार्टिन फार के साथ एक्सपीडिशंस की, वो की होल केव्स, समरसेट और वकुला स्प्रिंग्स, नॉर्थ फ्लोरिडा जैसे प्लेसेस पर। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक एडवेंचर अभी बाकी थी। अगस्त 1997 में फोर शार्क ब्लू होल में उनकी डाइव, ये कोई नॉर्मल डाइव नहीं थी। ये डाइव जर्मन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स के लिए हो रही थी, जो ब्लू होल्स के मरीन ज्योग्राफी पर फिल्म बना रहे थे। असल में ये काम एक और रॉब पाल्मर को करना था, लेकिन अप्रैल उसी साल रेड सी में एक डीप डाइव के दौरान पाल्मर की मौत हो गई। उनकी जगह खाली थी एचटन, और रॉब पार्कर ने इसे अपनाया। ये डाइव उनके लिए सिर्फ एक पैशन नहीं था, बल्कि एक फेलो डाइवर को ट्रिब्यूट देने का मौका भी था। मगर रॉब को अंदाजा नहीं था कि वो किस खतरे की तरफ बढ़ रहा है। ब्लू होल्स जितने खूबसूरत दिखते हैं, उतने ही जानलेवा भी हो सकते हैं। जितना गहराई में उतरते हैं, एक्वाटिक लाइफ उतनी ही कम हो जाती है टॉक्सिक कंडीशंस की वजह से। और फोर शार्क ब्लू होल तो उन सबसे खतरनाकों में से एक थी। ब्लू होल एक ऐसा खतरनाक और रहस्यमय पानी का गड्ढा था, जहां सिर्फ एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन्ड डाइवर्स ही जाने की हिम्मत करते थे। ये बैरियर रीफ में मौजूद है, जो डॉली केव्स, साउथ एंड्रोस से कुछ मील उत्तर की तरफ है। इस ब्लू होल की चौड़ाई 60 फीट से ज्यादा और गहराई 197 फीट से भी ज्यादा है। लेकिन इसकी मेजरमेंट्स नहीं, इसका अंदर का रास्ता सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है। करीब 131 फीट की गहराई पर इस ब्लू होल में एक छोटा सा पैसेज है, जो एक और गुफा तक जाता है। एक ऐसी जगह जिसे आज तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया। इस एक्सप्लोरेशन को और मुश्किल बना देती है वहां की टाइडल करंट्स, जो सीधे ओशन से आती हैं। इसी वजह से वहां डाइव करने का सही टाइम चुनना जरूरी होता है। मगर प्रॉब्लम यह थी कि इस गहराई तक जाकर एक्सप्लोर करना डॉक्यूमेंट्री के ऑफिशियल प्लान का हिस्सा नहीं था। रॉब पार्कर और उनके पार्टनर डैन मलोन करीब 2 हफ्तों से बहामास में रुके हुए थे, सिर्फ इस ब्लू होल की फिल्मिंग के लिए। हर बार जब वो डाइव करते तो मेन केव के अंदर ही रहते, उससे आगे नहीं जाते। ब्लू होल की डेप्थ को देखते हुए वो लोग नॉर्मल एयर टैंक और ट्राईमिक्स, ऑक्सीजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन और हीलियम का मिक्सचर का यूज करते थे, जिससे नाइट्रोजन पॉइजनिंग का खतरा कम हो जाता है, जो इतनी गहराई पर होने लगता है। अब तक की डाइव्स उनके लिए रूटीन बन चुकी थी, मगर पार्कर कुछ और चाहता था, कुछ नया, कुछ रिस्की। अगर उन्हें उस जगह तक जाना था जहां आज तक किसी इंसान की नजर नहीं पड़ी, तो उन्हें अपने बिजी स्केड्यूल के बीच ही टाइम निकालना था। और यही उन्होंने किया। 17 अगस्त 1997 की रात को ठीक 8 बजे पार्कर और मलोन 2 और सपोर्ट डाइवर्स के साथ नीचे उतरे। जैसे ही वो लोग उस नैरो पैसेज तक पहुंचे, सपोर्ट डाइवर्स वहीं रुक गए और पार्कर मलोन उस तंग रास्ते से अंदर बढ़े, जिसकी गाइडलाइंस उन्होंने पहले ही सेट कर दी थी। ये एक्सपेडिशन किसी बिगिनर के बस की बात नहीं थी, लेकिन पार्कर कोई नया डाइवर नहीं था। सिर्फ 21 साल की उम्र में वो बिल स्टोन जैसे लेजेंडरी केव डाइवर्स के साथ काम कर रहा था, और आज वो यहाँ था क्योंकि उसने अपनी जगह और रिस्पेक्ट खुद साबित की थी। उस पैसेज की चौड़ाई मुश्किल से 2 फीट थी, और वहां से गुजरना तैरने से ज्यादा रेंगने जैसा लग रहा था। काफी देर लग गई, मगर आखिरकार पार्कर और मलोन उस तंग पैसेज के दूसरी तरफ पहुंच ही गए। और वहां जो उन्होंने देखा, उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो रास्ता किसी दूसरी केव में नहीं, बल्कि सीधे एक ओशन रिफ्ट में खुलता था। दोनों डाइवर्स हैरान रह गए। ये वही डिस्कवरी थी जिसका पार्कर बरसों से इंतजार कर रहा था। यही वजह थी कि उसने डाइविंग की शुरुआत की थी। वहां का पानी और भी ज्यादा गहरा था। जिस तरफ भी उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी डाली, वो रोशनी थोड़ी दूर जाकर गायब हो जाती थी, क्योंकि वहां पर कोई पत्थर या दीवार नहीं थी जिससे लाइट टकरा कर वापस आए। वो लोग उस विशाल अंधेरे में अकेले थे।
कहीं कोई मछली, कोई लाइफ नहीं दिख रही थी। ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग और अनदेखा था, कुछ ऐसा जिसे वो हमेशा महसूस करना चाहते थे। लेकिन अब उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, हम और कितनी गहराई तक जा सकते हैं? धीरे धीरे उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया, 50 फीट, फिर 100 फीट, फिर 150 फीट, लेकिन अभी तक ओशन रिफ्ट का बॉटम नहीं दिखा। 200 फीट पर उन्होंने अपने ट्राई मिक्स टैंक का इस्तेमाल शुरू किया और गहराई में उतरने लगे, मगर अब भी कोई बॉटम नजर नहीं आया। ये सब बेहद हैरत अंगेज था। शायद आज तक वहां कोई नहीं गया था। वो दोनों काफी एक्साइटेड थे और अगर उनके पास ब्रीदर न होता तो शायद वो खुशी से चिल्ला उठते। मगर एक्साइटमेंट के साथ साथ उन्हें अपने लिमिट्स का भी अंदाजा था। वो नेचर को ज्यादा चैलेंज नहीं देना चाहते थे। वैसे भी वो इस गहराई तक ऑफिशियली आने वाले नहीं थे, मगर क्या हर डाइव में थोड़ा थ्रिल नहीं होना चाहिए? अब वक्त था वापस जाने का और उन्होंने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। मगर अब उनकी वापसी उतनी आसान नहीं थी जितनी नीचे उतरना। रास्ते में मलोन के रेगुलेटर में दिक्कत आ गई और उसे वापस नॉर्मल एयर टैंक पर स्विच करना पड़ा। ये बहुत बड़ा इशू नहीं होता अगर वो इतनी गहराई में ना होते। इतनी गहराई से ऊपर जाते वक्त नॉर्मल एयर इस्तेमाल करने से नार्कोसिस का खतरा बढ़ जाता है, मगर उस वक्त मलोन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ऑक्सीजन खत्म हो जाती तो वो और ज्यादा खतरे में होता। मलोन ने पैनिक नहीं किया। उसने काल्मली पार्कर को अपने इशू के बारे में बताया और दोनों ऊपर की तरफ स्विम करते रहे। पार्कर पीछे ही था, रेडी टू हेल्प मलोन इफ नीडेड। मगर कुछ ही देर में समझ आया कि प्रॉब्लम मलोन के साथ नहीं, पार्कर के साथ होने वाली है। जब मलोन उस नैरो पैसेज के पास पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा, पार्कर वहां नहीं था। अब मलोन घबरा गया। उसने टॉर्च से चारों तरफ रोशनी डाली और तभी उसे पार्कर नजर आया। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रहा था, जैसे फ्री फॉल में हो। मलोन ने बिना सोचे समझे वापस रफ्तार से नीचे गोता लगाया और 200 फीट से भी ज्यादा नीचे जाकर पार्कर के पैर को पकड़ लिया। अब वो दोनों फिर से गहराई में थे। पार्कर बेहोश था और उसका वजन अब मलोन को ऊपर ले जाते वक्त भारी पड़ने वाला था। मलोन को समझ नहीं आ रहा था कि जब वो पैसेज तक पहुंचेगा तो एक बेहोश पार्कर के साथ क्या करेगा। मगर अगर वो तेजी से न पहुंचा तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। किसी तरह वो पैसेज के करीब पहुंचा ही था कि पार्कर को होश आ गया। मलोन ने देखा कि पार्कर के फ्लिपर्स भी गायब हो चुके थे, शायद जोर जोर से पैर मारने की वजह से। मगर उस वक्त फ्लिपर्स की परवाह करना लग्जरी था। ऑक्सीजन खतरनाक हद तक कम हो चुका था। मलोन ने गाइडलाइन को पकड़ा और पैसेज के रास्ते मेन कैवन में वापसी की कोशिश शुरू कर दी। वो पैसेज पार कर मेन कैवन के ओपनिंग पर रुका। पार्कर के आने का इंतजार करने लगा। 5 मिनट गुजर चुके थे, मगर पार्कर अब तक बाहर नहीं आया था। इस बीच मलोन ने अपना वो एयर टैंक बदल लिया जो उसने वापसी के लिए संभाल कर रखा था, ताकि अगर उसे पार्कर को बचाने के लिए वापस जाना पड़े तो वो जिंदा रह सके। वो तेजी से सपोर्ट डाइवर्स की टीम की तरफ गया, मगर वो लोग भी ऑक्सीजन की कमी से परेशान थे और उनमें रेस्क्यू करने की कैपेबिलिटी भी नहीं थी। आखिरकार सभी ने ऊपर जाने का फैसला किया और बस उम्मीद थी कि कोई चमत्कार हो जाए। सरफेस तक पहुंचने में करीब 3 घंटे लग गए, क्योंकि उन्हें हर डिकम्प्रेशन स्टॉप पर रुकना पड़ा। जो कुछ अभी अभी हुआ था वो उनके जहन से निकल नहीं रहा था। ये उनकी जिंदगी के सबसे लंबे 3 घंटे थे। जब वो सरफेस पर पहुंचे रात के 2 बजे हो चुके थे। मलोन ने पूरी घटना फिल्म क्रू और बाकी डाइव टीम को बताई, मगर सबसे ज्यादा गुस्से में थी रॉब पार्कर की विडो और उसकी दोस्त स्टीफी स्वॉब। स्टीफी ने कहा, अगर मैं नीचे होती तो पार्कर को 15 मिनट में बाहर निकाल लेती। वो मलोन पर भड़क उठी कि उसके पास वापस जाने का ऑप्शन था, फिर भी उसने पार्कर के लिए ट्राई नहीं किया। मलोन ने उसकी बातों पर ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया और काल्म होकर कहा, उस वक्त और कुछ नहीं किया जा सकता था। अब कम से कम वो पार्कर का बॉडी वापस लाना चाहते थे ताकि उसे ठीक से विदा किया जा सके, मगर ये भी आसान नहीं था। समंदर की तेज लहरों ने उस पैसेज को और भी मुश्किल बना दिया था। 2 दिन बाद कंडीशंस कुछ ठीक हुई और वो दोबारा उस पैसेज तक पहुंच सके। रिफ्ट से ज्यादा दूर नहीं, पार्कर का बॉडी एक बेहद तंग सी जगह में फंसा मिला, जो सिर्फ 1 फुट चौड़ी थी और सी लेवल से 147 फुट नीचे थी। पार्कर को रॉक्स के बीच से निकालने के लिए उसका गियर हटाना पड़ा, तभी जाकर वो बाहर निकाला जा सका। कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, मगर इन्वेस्टिगेटर्स ने अंदाजा लगाया कि नार्कोसिस की वजह से पार्कर ने होश खो दिया था, जब उसे सबसे ज्यादा फोकस्ड रहना चाहिए था। पार्कर का अंतिम संस्कार किया गया और उसकी राख इंग्लैंड की उसी केव में फैलाई गई जहां वो अक्सर एक्सप्लोर करने जाता था।
अंडर वाटर केव डाइविंग सिर्फ उसका शौक नहीं था, वो उसका जुनून था, उसका आर्ट था, जिसे जीते जी पार्कर ने अपनाया और उसी में उसकी मौत हो गई। मगर पार्कर अकेला नहीं था। उसकी मौत से 6 साल पहले एक और डाइवर, पार्कर टर्नर, को भी एक भयानक मौत का सामना करना पड़ा था, जब उसकी केव एक्सपीडिशन के दौरान पूरी केव कोलैप्स हो गई थी।